रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा मोड़ने वाली एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन की इस जंग में चीन कूद गया है। चीन में रूसी राजदूत इगोर मार्गुलोव का बड़ा बयान आया। मॉस्को बीजिंग मिलिट्री तकनीक सहयोग को तैयार है। नेटो की आक्रामकता के जवाब में यह साझेदारी होगी। 新任驻华大使莫尔古洛夫，王毅欢迎。 और आइए आपको बताते हैं इस बड़ी खबर के मायने। चीन और रूस की यह जोड़ी कैसे यूक्रेन के लिए बड़ा सेटबैक है और कैसे पुतिन का पावर इससे हो जाएगा डबल। चीन और रूस की विध्वंसक जोड़ी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरक्राफ्ट्स की अगर बात की जाए तो 3284, चीन के पास 4182, रूस के पास। दोनों मिले तो क्या होगा, अंजाम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फाइटर्स की बात की जाए तो 1199 चीन के पास, 773 अकेले रशिया के पास। जल्दी जल्दी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं दोनों की ताकत का एक अंदाजा लगाइए। 281 अटैक हेलीकॉप्टर चीन के पास, 537 रशिया के पास। ये है दोनों मुल्कों की ताकत। टैंक्स का अगर जिक्र किया जाए तो 4950 चीन के पास और 12566 रशिया के पास। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 2795 ड्रैगन के पास, 6575 रशिया के पास। MLRS रॉकेट आर्टिलरी देखिए 3145 चीन और रूस के पास 3887। ये है दोनों मुल्कों की ताकत। और अब दोनों मुल्क साथ आ रहे हैं नेटो के खिलाफ। सबमरीन 78 चीन के पास, 70 रशिया के पास। विध्वंसक जहाजों का बेड़ा देखिए 50 हैं चीन के पास और 15 रूस के पास। ICBM 1100 चीन के पास और 491 रशिया के पास। परमाणु हथियारों का जिक्र किया जा रहा है अब। 350 परमाणु हथियार चीन के पास और 5977 रशिया के पास। दोनों मिले तो यह कितना बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए, हम अंदाजा लगा सकते हैं। और युद्ध में ड्रैगन मतलब क्या? रूस की सैन्य ताकत हो जाएगी दोगुनी। दूसरा, अमेरिका को सीधी चुनौती मिलेगी। नेटो को सीधे सीधे ललकारेंगे ये दोनों मुल्क मिलकर। परमाणु युद्ध का एक बड़ा खतरा दोनों धड़ों के बीच मुंह बाएं सामने खड़ा नजर आ रहा है। युद्ध की दिशा बदलने वाली ये चाल है जिसके आसार लगाए जा रहे थे पिछले 12-13 महीनों से, वो अब हो चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर SP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल US राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और जिस तरह से चीन और रूस की गलबैयां पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, इसके आसार जताए जा रहे थे, लेकिन अब वो हो गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर चीन सैन्य हथियार रशिया को देना शुरू करेगा तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए और पूरे विश्व के लिए। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। चीन जो अगर हथियार देने से क्यों रुका था अभी तक, और मुझे अभी भी लगता है शायद अभी वो हथियार नहीं देगा या टेक्निकल नहीं देगा, उससे कि चीन की पूरी अपनी इकोनॉमी जो है, चीन की पूरी सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है जी। उसका पूरा कंट्रोल पूरा उसके व्यापार पर डिपेंडेंट है। तो चीन अगर सैंक्शन है लगेंगे उसके ऊपर US से या यूरोपियन यूनियन से, तो उसको चीन नहीं झेल पाएगा जो रशिया झेल पा रहा है। तो ये बड़ा फर्क है दोनों देशों में। तो एक ये चीज़ है जिसको चीन हमेशा तोल के देख के करेगा ऐसा करने के लिए। दूसरी बात यह है, इसमें चीन अपना फायदा जरूर देगा। चीन एक ऐसा देश है जो किसी भी काम करने से पहले अपना फायदा जरूर देखता है। तो इसमें अगर सैन्य शक्ति देता है, चीन खुद को अपने आप को विश्व से अलग कर लेगा रशिया की तरह, और चीन उसको ये सोच के चलेगा उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना। ठीक है, यानी कि सोच समझ कर ही ड्रैगन कोई भी चाल चलेगा। रूस के साथ आने की बात अगर हो तो वैग्नर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी, हमारे बिना रूसी सेना कमजोर है, ये कहा है। और प्रिगोजिन का रूसी सेना पर बहुत बड़ा आरोप भी, हमें बिना जरूरी हथियार युद्ध के मैदान में भेजा गया है। और देखिए, पहली बार नहीं है जब वैग्नर ग्रुप और जो रूसी सेना है उन दोनों के बीच में ऐसा समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले भी दोनों के बीच में विरोध की जो बातें हैं वो सामने आती रही, और एक बार फिर से येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से, जो वैग्नर ग्रुप के चीफ है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिना हथियारों के भेजा जा रहा है। वो तमाम बातें कही गई हैं जो साफ बतला रहा है कि वैग्नर ग्रुप और रूसी सेना के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा होती हुई नजर आ रही है।
प्रिगोजिन ने रूसी सेना पर बेहद ही संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरह से बगावत कर दी गई है। आपको बताते हैं कि प्रिगोजिन ने क्या आरोप लगाए हैं और उनका मतलब क्या है, ये तो समझेंगे ही। तो वैगनर ग्रुप के बड़े आरोप क्या है? 2M दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। विलन बताकर नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। वही वैगनर ग्रुप जो जिसने बाखमुट जीता है, जो दावा किया जा रहा है युद्ध में बिना साजो सामान के उतार दिया गया हमें। अभी आपने सुना बयान, युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वैगनर चीफ ये बोल रहे हैं वैगनर ग्रुप के दम पर रूस को बढ़त इस वक्त हासिल है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो सरासर गलत है, इस बात का आरोप लगाया गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ रूसी सेना को कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्युष, प्रिगोजिन भले ही इस पूरे मामले में खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस वैगनर आर्मी को वो लीड कर रहे हैं उसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप समझिए इस वैगनर ग्रुप के, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी ग्रुप में जेल से छूटे अपराधी ये है वैगनर आर्मी में। बर्बरता के लिए बदनाम है ये वैगनर आर्मी। हथौड़े से वार कर कत्ल के कई सारे वीडियोस भी आपने देखे हैं कि कैसे ये हमला करते हैं। वार क्राइम के कई सारे आरोप इस ग्रुप पर, इस आर्मी पर लगते हैं। टॉर्चर चैंबर बनाकर प्रताड़ना दी जाती है। युद्ध में पुतिन का सबसे मजबूत हाथ माना जाता है। ये सबसे राइट हैंड है। यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे में इसी ग्रुप ने मदद की है रूस की। सोलेदार हो या बाखमुत में ये रूसी फौज को जो बढ़त मिली है वो वैगनर आर्मी की वजह से मिल रही है। राठौर सर, जो यहां पर वैगनर ग्रुप के चीफ कह रहे हैं कि हमें बिना हथियारों के आपने भेज दिया, हमारे बिना आपका जंग जितना नामुमकिन है, कितनी सही बात कह रहे हैं? देखिए प्रत्युष, ये जो प्रिगोजिन हैं ये पुतिन के राइट हैंड हैं। इनको पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है। ये पहले केटरिंग किया करते थे, मॉस्को के बाहर इनका होटल होता था। ये पुतिन की साथ में माली में भी रहे हैं और रशियन फोर्सेस के साथ सीरिया में भी रहे हैं। लेकिन राठौर साहब बातें तो राइट हैंड वाली नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, अभी बता रहे हैं इस लड़ाई में प्रिगोजिन रूसी आर्मी कमांडर्स के बहुत बड़े क्रिटिक के तौर पे उभरे हैं। जहां जहां ये जेलों में जाकर के अपने ये रिक्रूटमेंट करते थे वो बंद करा दिया। एक तरीके से भारत सरकार तो पोल भी खोल रहे हैं कि हम भले लड़ रहे हैं और खबरें आ रही है वैगनर ग्रुप ने यहाँ पर बढ़त बनाई, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास हथियार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी रशियन आर्मी ने इनके आर्टिलरी राउंड्स बंद कर दिए थे। जब ये बखत में लड़ाई हो रही थी उस वक्त इनके पास आर्टिलरी के राउंड्स नहीं थे और ये बंद कर दिया गया। देखिए ये बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ जो खबरें बाहर आ भी रही है वो कितना सही है, कितना इंटरनल राइवलरी है, ये बात नहीं, इसमें सही गलत क्या है? इसमें तो सीधे सीधे वैगनर फोर्सेस के चीफ खुद बयान दे रहे हैं कि हमें बिना हथियारों के भेज दिया गया। नहीं, बयान दे रहे हैं निश्चित रूप से। मतलब समझ में नहीं आता, आम इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ रूसी फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ ये वैगनर फोर्सेस और चेचन फाइटर्स। फर्क क्या है इन दोनों में, और ये आपस में लड़ते हुए नजर क्यों आते हैं अक्सर? देखिए, इसमें जो आपने कहा कि दे आर लॉयलिस्ट टू पुतिन आर्मी के रूप में जाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो रेगुलर आर्मी होती है और एक आपके जो प्राइवेट जो आर्मी आपके गार्ड है, उनके बीच में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है तो जो ग्रीवेंसेस रेगुलर आर्मी से होता है वो मुझे उसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है। रूस ने यूक्रेन पर गिराया है अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब। रूस ने यूक्रेन में गिराया है 1.5 टन का बॉम्ब। युद्ध में पहली बार रशियन ग्लाइडिंग बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही बताया भी जा रहा है कि यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि वॉर जोन में पहली बार ऐसा हुआ है। 1500 किलो का 1.5 टन का ये ग्लाइड बम है जो कि गिराया गया है। आइए अब इस बेहद ही बड़ी खबर को और डिटेल में समझते हैं और आपको बताते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल करना क्या बताता है और ये कितना विध्वंसक, कितना शक्तिशाली। लेकिन पहले आप इस तरफ देख लीजिए, सबसे लेटेस्ट जो वीडियो है ये देखिए किस तरह से बड़ा इलाका है जो कि इसके इंपैक्ट में आते ही बड़े जैसे ये बारूद यहां पर विस्फोट होता है, बारूदी विस्फोट, उसके बाद ये काला धुआं आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आता है। रूस ने युद्ध में पहली बार इस बम का, ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया है। बड़ी बात है आपके सामने, रूस ने काफी ऊंचाई से इस बम को गिराया है। इस रशियन बम में 1010 किलोग्राम विस्फोटक पेलोड है। बम को रूस ने सबसे पहले 2019 में दुनिया को दिखाया था। पिछले 4 साल में रूस ने इस बम को कई बार टेस्ट किया है। लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया के बाद 1.5 टन का यह बम सेना में शामिल किया गया है।
और अब इसका इस्तेमाल किया गया। मेजर जनरल संजय सोईसर, अभी तक तो सिर्फ टेस्ट किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कर लिया गया है। यह बतला क्या रहा है? क्या यह बतला रहा है कि पुतिन की आगे आने वाली स्ट्रेटेजी कितनी विध्वंसक होने वाली है? करुणा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यहाँ पे दो तीन बातें निकल के आती हैं। नंबर 1 कि ये एक नया वेपन सिस्टम है, 2019 से ट्रायल हो रहे थे और उसको लॉन्च किया, जो बहुत विध्वंसक है, पिन पॉइंट है और एयरक्राफ्ट बहुत पीछे से 40-50 किलोमीटर पीछे से उसको लॉन्च कर सकता है, सेफ डिस्टेंस से लॉन्च कर सकता है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग है कि रशिया के एयरक्राफ्ट को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि ये सेफ्टी देगा, पिन पॉइंट होगा, सैटेलाइट के द्वारा गाइड हो जाता है ये। और जो विध्वंस है, 1.5 टन का जो विध्वंस है, अगर 1 टन के लगभग इसमें एक्सप्लोसिव है, ये बहुत बड़ा विध्वंसक एरिया कर सकता है। तीसरी बात जो ये है, इसमें जो एक प्रोजेक्शन भी है, टेक्नोलॉजी का एक दिखावा है और यहाँ दिखा रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और यूक्रेन को रशिया की तरफ से इस ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया गया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी आर्मी भी बेहद घातक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, थर्मोबैरिक ग्रेनेड इस्तेमाल का वीडियो भी सामने आया है। बुल्गारियन ये 106 mm राउंड गन से ये बम बरसातने का वीडियो सामने है। इंसान को भाप में बदल देता है ये थर्मोबैरिक बम। सोचिए कितना घातक है ये। और एक बार फिर से थर्मोबैरिक बम का जिक्र हो रहा है। जिस थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है वो कितना विध्वंसक है, आपको हम ये भी बताते हैं। कितना घातक है थर्मोबैरिक बम? सबसे घातक है गैर परमाणु हथियार और साथ ही एरोसॉल भी इसकी खासियत है। वैक्यूम बम बनाने से मशहूर है और इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत में भी इस बम का जिक्र आया था। 7100 किलो वजन है, बेहद विध्वंसक है, ऑक्सीजन को सोखकर बड़ा धमाका करता है। धमाके से इंसान वेपर बन सकता है, भाप बन सकता है। 44 टन TNT की ताकत वाला ये धमाका है। सिंह सर, युद्ध की शुरुआत में भी फादर ऑफ ऑल बम थर्मोबैरिक बम का जिक्र आया था और एक बार फिर से इस बम के इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये सारे बम जो हैं वो युद्ध को निर्णायक मोड़ पर तो पहुंचा ही नहीं पाए। बिल्कुल, पहली बात तो ये बता दूं, थर्मोबैरिक बम जो है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन में बैंड है। ये बैंड है, तो ये यूक्रेन तो बना नहीं सकता इसको, तो देने वाले या तो यूएसए या नाटो है। तो क्या ये मान के चलें कि यूएसए और नाटो अब अपनी खुद की ट्रीटीज को वायलेट कर रहे हैं? जी। तो ये बड़ा सवाल इसमें उठता है। दूसरी बात, ये जो बॉम्ब है बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि आर्टिलरी शेल की तरह फायर किए जाते हैं। ये थर्मो बॉम्ब जो है जो डिजाइन किए गए थे सब एयर लॉन्च वेपन्स हैं। उसके बाद ये एयर बस या ग्राउंड बस पे काम करते हैं। और जो आपने बताया है बिल्कुल सही है कि इनका टेम्परेचर उस जोन में इतना बढ़ा दिया जाता है कि चीज़ें मेल्ट हो सकती हैं। दूसरा, ये जो है जैसे एयर सॉइल बॉम्ब जैसे बोलते हैं हम, वो पूरी ऑक्सीजन को, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया है कि ऑक्सीजन को सोख के वहाँ पे जो जितनी लिविंग आइटम्स हैं, उनको लिविंग लोग हैं, बड़ा धमाका करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मानवता पर क्या इस तरह के क्रूर हमलों की जो तैयारी हो रही है, इसे अंजाम भी दिया जा सकता है क्या आने वाले वक्त में? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं यूक्रेन में रूसी अटैक को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 150 हमले नाकाम किए। 150। कुपियांस्क, लिमन, बाखमुत समेत 5 इलाकों में हमले नाकाम किए गए। 32 एयरक्राफ्ट, 6 मिसाइल अटैक नाकाम कर दिए गए। तो ये आपने देखी वॉर जोन से रियल तस्वीरें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे रूस ने अटैक किए और यूक्रेन के मजबूत डिफेंस की वजह से वो नाकाम हो गए। रूस का वार, लेकिन यूक्रेन ने कर दिया नाकाम। 24 घंटे में 150 हमले की कोशिश की गई है, नाकाम। ये बड़ी कामयाबी है दरअसल यूक्रेन के लिए। 32 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हुई, 6 मिसाइल अटैक हुए, 84 बार MLRS का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन हमलों को यूक्रेन ने नाकाम कर दिया। कुपियांस्क, लीमन, बाखमुत, अवदीवका और शाख्तर्स्क, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन का एयर डिफेंस भारी पड़ा और इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। तो ये संजय सोय साहब कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी
किस तरह से यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है और रूस के तगड़े हमलों को नाकाम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा यहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिका की और नेटो की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उनके हमलों को नाकाम किया जा रहा है और रशिया लगातार हमले कर रहा है। मुझे एक डायलॉग याद आता है अजीत का कि पुतिन तुम्हें जीने नहीं देगा, बाइडेन तुम्हें मरने नहीं देगा। तो ये जो बात है ये वही हो रही है कि वो हमले कर रहे हैं और वो उसको बचाने की तरतीब दे रहे हैं, उनको वेपन सिस्टम दे रहे हैं, एयर डिफेंस दे रहे हैं। और यही एक कारण है जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ग्लाइड वेपन का क्यों इस्तेमाल कर रहा है, कि क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इतना अभी उनका स्ट्रॉन्ग फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल यही बात है इसका। बिल्कुल सर। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जेनेवा में भाषण के दौरान सर्गेई लैवरोव का विरोध हुआ है। नेटो यूएस समर्थक राजनयिकों ने वॉकआउट कर दिया। रूसी विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव और देखिए किस तरह से उन्हें यह विरोध झेलना पड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस और नेटो की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया जब रूस के रक्षा मंत्री जेनेवा में भाषण दे रहे थे। जैसे ही वो उठे, आप देखिए नेटो और जो यूएस के राजनयिक है वो वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जारी तनाव के बीच अपडेट है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात किया है डेडली AC-130J घोस्ट राइडर। टीक नाइफ मिलिट्री ड्रिल के लिए तैनाती की गई है। एंजल ऑफ डेथ के नाम से चर्चित है AC-130J घोस्ट राइडर। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रूसी सैनिकों पर उन्होंने बहुत संगीन इल्जाम लगाया है और कहा है कि यौन हिंसा के 171 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। रूसी सैनिकों की यौन हिंसा के पुरुष और बच्चे भी शिकार हुए हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्का ने। नाटो के यूरोप कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जनरल क्रिस्टोफर कैवोली ने कहा है कि युद्ध में रूस के 2 लाख से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। रूस को अनुमान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो आप देखिए रूस को भारी नुकसान पहुंचा है नेटो के मुताबिक, क्योंकि ये नेटो दावा कर रहा है। सैनिक कितने ढेर हुए हैं? 2 लाख प्लस, ये दावा है नेटो की तरफ से। और टैंक्स कितने तबाह हुए आप जरा देख लीजिए, कितने बड़े नुकसान का। अफसर कितने मारे गए हैं? रूस के 1800 अफसरों के मारे जाने का दावा नेटो कर रहा है। टैंक्स तबाह हुए हैं 2000 की संख्या में और साथ ही आर्टिलरी इस्तेमाल हुए हैं। 23,000 शेल्स रोजाना रूस की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो दावा है वो नेटो करता हुआ नजर आ रहा है। संजय भारद्वाज सर, नेटो दावा कर रहा है तो सवाल तो यहीं से उठता है, फिर इन दावों पर विश्वास कितना किया जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए डैमेज हुआ है, रूस की आर्मी को बड़ा डैमेज हुआ है। उन्होंने 3 लाख लोगों का नया रिक्रूटमेंट किया, इसीलिए किया कि काफ़ी कुछ हद तक जो कैजुअलिटीज़ हुई है उनकी रशियन आर्मी की, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, हुआ है और बहुत बड़े हद तक, क्योंकि उनका टेक्निकल मिस्टेक शुरू से ही हुआ है। उन्होंने 7 दिन में युद्ध खत्म करने की बात कही थी, वो चलते चलते आप 1 साल से ऊपर हो चुका है। देखिए क्या हो रहा है, मोटे तौर पे आप देखिए कि जो एक म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा था, अब हम सब मिलके म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अटैक हो रहा है कि 1.5 टन का आपने बम गिराया, उधर से डर्टी बम यूक्रेन की तरफ से आ रहा है और जो आर्मामेंट की तरफ दुनिया बढ़ रही है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे आप ये देखिए कि चीन के बारे में कहा जाता है कि अब हार्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात आ रही है। बिल्कुल, तो चीन का आपने जिक्र किया प्रोफेसर संजय, और चीन के एंट्री से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर भी है। यूक्रेन वॉर में चीन की एंट्री के बीच ये अहम खबर हमारे सामने। चीन ने डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 2023 में चीन डिफेंस पर $225 बिलियन खर्च करेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रोफेसर संजय, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जोड़कर देखा जाना चाहिए, एक तरफ डायरेक्ट एंट्री करता हुआ ड्रैगन नजर आ रहा है इस वॉर में और दूसरी तरफ डिफेंस बजट में इजाफा। देखिए 2 बातें साफ है। पहली बात कि चीन कभी भी अपनी मिलिट्री फोर्सेस को इस युद्ध में नहीं उतारेगा। चीन वही स्ट्रेटजी अपना रहा है जो अमेरिका अपना रहा है कि उसको रशिया को हार्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, लेकिन अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, अपने युआन को मजबूत करेगा और अपना मार्केट और अपना इन्फ्लुएंस को मजबूत करेगा। चीन, क्योंकि चीन एक एस्पिरेशनल वर्ल्ड पावर बनना चाहता है और वो इस युद्ध में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करेगा, ये बात क्लियर है। दूसरा कि चीन ने जो ऐलान किया है कि हम 900 न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम आर्मी के बजट को में बढ़ोतरी करेंगे,
ये हर ठीक है। साल हो रहा है, लगभग हो रहा है। अमेरिका से थोड़ा तो कम आपने- है, लेकिन जीडीपी का भार्गव सर ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि कुछ भी हो जाए लेकिन चीन अपनी आर्मी को नहीं भेजेगा, आर्मी के जरिए मदद नहीं करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि ताइवान पर चीन ने एक बार फिर से धमकी दी है। ताइवान को चीन के साथ आना ही होगा। चीन में संसद की एनुअल मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया है, ताइवान को मिलाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी, किसी भी बाहरी दखल का हम करारा जवाब देंगे। राठौर सर, ये तो चीन हर बार कहता रहा, इसमें नया क्या है? देखिए, चीन और रूस के जो नज़दीक आने की बात हम कर रहे थे, तो ये ताइवान एक ऐसा मसला है जहां चीन अकेला पड़ता दिख रहा था, वहां पर उसको रूस का भी सपोर्ट चाहिए। तो आज जो रूस को ज़रूरत है चीन की, तो चीन मदद का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके लिए भी एक पेबैक टाइम आएगा जब चीन ताइवान में इन्वॉल्व होता है, तो उसके साथ कौन कौन से लोग खड़े होंगे। चीन वेट कर रहा है क्या यूक्रेन का क्या हासिल होता है इस जंग से? ये जरूरी नहीं है, यूक्रेन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी उधर फंसा हुआ है। ताइवान एक उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है और जी के दिल के बहुत करीब है। अपने कार्यकाल में वो ताइवान को एनेक्स करने की हसरत रखते हैं और कई बार। लेकिन संजय सोई सर, जो सर बता रहे हैं यहाँ पर कि कल को अगर ताइवान के लिए रूस की मदद की जरूरत होती है तो चीन इस उम्मीद के साथ है कि रूस उसके साथ आएगा, लेकिन अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा अगर यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर लेगा तो उसके बाद क्या उसके पास इतनी क्षमता बचेगी कि वो चीन का साथ देगा ताइवान युद्ध में? नहीं, ऐसा है कि रशिया जो भी बोले, एक वेपन सिस्टम में, एक टेक्नोलॉजी में और जो उनकी फैक्ट्री है उसमें काफ़ी आगे, वो चाइना से काफ़ी आगे। आज भी देखिए, चाइना कई जो वेपन सिस्टम है, चाहे वो एयर डिफेंस है, S-400 है या सुखोई है, वो रशिया से इंपोर्ट करता रहा है। चाइना का अभी भी डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस नहीं है जो रशिया का, तो रशिया फिर भी मदद देने में संभव रहेगा। और ख़ास तौर से ऐसी हालात में जबकि रशिया आज अकेला पड़ा हुआ है, रशिया के साथ खुल के अगर आया तो खाली ईरान आया, तो रशिया भी देख रहा है कि चाइना उसके साथ खड़ा हो, और रेसिप्रोकेट रशिया को करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी के तौर पर, चाहे वो न्यूक्लियर हो, आधुनिक वेपन सिस्टम हो, इन चीजों में वो चाइना की सपोर्ट कर सकता है। ठीक है सिंह सर, ये बार बार चीन और ताइवान के बीच की टेंशन का जिक्र तो आता है, लेकिन हम वो सिचुएशन, वो हालात नहीं देखते हैं कि चीन अब अटैकिंग मोड पर आ गया है ताइवान को लेकर, और बीच में अमेरिका की ओर से ये फ्यूलिंग। ये सिचुएशन आपको क्या नजर आती है कि इसी तरीके से टेंशन क्रिएट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए ये सब हो रहा है, युद्ध तक नौबत नहीं आएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि टेंशन बनाने के लिए। चीन का देखिए, जैसे कर्नल राठौर ने बताया और जनरल सोई ने, चीन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो ताइवान को अपना सॉवरेन स्टेट मानता है, उसको कंट्रोल लेगा, वो करेगा। लेकिन चीन का, शी जिनपिंग का एक तरीका है उनका, वो बहुत पेशेंस वाले बंदे हैं, बहुत टाइम तक वेट करते हैं। जब वो देखते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन खत्म हो गई तभी वो अटैक करेंगे। तो अभी वो यूक्रेन युद्ध को वॉच कर रहे हैं कैसे है, और ये बात ठीक है कि वो रशिया को अपने साथ लेना चाहते हैं ताकि उनकी सपोर्ट रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चीन अपने आप को पूरा सक्षम बना के, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना के, अभी देखिए उनका थोड़ा इकोनॉमिकली इस समय लोअर स्थिति में है। दूसरी चीज़ जो बताना चाहता हूँ, ये जो उनका डिफेंस का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, ये इंडो पैसिफिक को ध्यान में करके किया गया। चलिए ठीक है सर, यानी कि स्ट्रेटेजी तो है ताइवान पर हमले की, लेकिन जब शांति स्थापित हो जाएगी तब एक साजिश चीन की ओर से देखने को मिलेगी। अटैकिंग मोड में आ जाएगा चीन ताइवान पर। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की धमकी। 13 मार्च से होने वाली एक्सरसाइज रोके अमेरिका। आक्रामकता को हमला मानेगा नॉर्थ कोरिया, नहीं रुके तो जवाबी एक्शन के लिए भी तैयार रहे। तो देखिए, किम जोंग उन धमकी दे रहे हैं अमेरिका और साउथ कोरिया को 13 मार्च से जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाली है उसको रोक दिया जाए। तो आखिर इस धमकी का क्या मतलब समझा जाए, और क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया में इतनी ताकत है कि वो चैलेंज कर सकता है अमेरिका और साउथ कोरिया को? तो नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका को चैलेंज तो कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि तानाशाह किम कैसे नाटो के लिए सबसे बड़ी टेंशन भी बन गया है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सन के किम जोंग उनके एटमी एक्शन, जी हाँ, नाटो की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त साबित हो रहा है। 2022 में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं वो किम ने फायर की। 12 महीने में नॉर्थ कोरिया ने 69 मिसाइल टेस्ट किए। ये
ये सनकी की तरफ से किया गया। पिछले हफ्ते जापान की ओर से क्रूज मिसाइल दागी गई। साउथ कोरिया अमेरिका के एक्शन से किम जोंग उन काफी बुरी तरह से भड़का हुआ है। सनकी किम नेटो के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब साबित हो रहा है। एटमी हथियारों को लेकर गंभीर बिल्कुल भी किम जोंग नहीं है, वो भी तब जबकि अमेरिका लाख प्रयास कर चुका है। अचानक कोई भी कदम तानाशाह किम जोंग उन उठा सकता है, इसलिए उसे लगातार सनकी का नाम भी दिया जाता है। सिंह सर, ये जो किम जोंग उनकी धमकी है, ये जो चैलेंज है, क्या वाकई में ये आपको हास्यास्पद लगता है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, या फिर उसके चैलेंज में आपको दम नजर आता है? देखिए, काफी हास्यास्पद स्थिति है। सबसे पहले जानिए कि न्यूक्लियर डोमेन में डेटरेंस सबसे बड़ा काम करता है, और इस डेटरेंस में आपका सनकी होना, मैडनेस होना, एक सेल्फ बहुत बड़ा डेटरेंस है। तो आपके बारे में कभी दूसरी देश जो है जान नहीं सकता कि कब आप उसको न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डेटरेंस का तरीका, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये किम जोंग इसको ट्राई करता है। जो 22 मिसाइलों के टेस्ट हुए कह रहे हैं आप, वो सिर्फ लॉन्च वेपन है, दैट मीन्स वो कैरियर वेपन है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल किया जाएगा, और सिमिलर वेपन को बार बार वो ट्राई कर रहा है। तो ये व्यर्थ है, एक्चुअली उसको दिखाने की कोशिश है कि वहां इतना बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहन में हर किसी के सवाल यही है कि पूरी दुनिया में आखिर ये हो क्या रहा है, वर्ल्ड वॉर की क्या ये तैयारी है? ये सवाल जहन में, हर कोई एक दूसरे की खात्मे की कसमें क्यों खा रहा है? आखिर दुनिया किस मुहाने पर पहुंच गई है?